मैं अपने शौहर के साथ दुबई घूमने गई। अचानक शौहर से मेरा झगड़ा हो गया और मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया। मैं दुबई पहली बार आई थी। मैं बहुत घबरा गई और रोने लगी। तो अरबी बोला, मेरी माँ बीमार है तो मेरी माँ की खिदमत करो और मेरे घर रह जाओ। उसकी बीमार माँ बिस्तर पर थी, लेकिन वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती। रोज रात मैं उसकी माँ के साथ सोती। सुबह नुकरानी कहती, उठकर नहा लो। एक दिन रात को उसके चेहरे पर से कपड़ा हटा तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वहां तो सभी यही कहते थे कि तुम्हें नुमान बहुत खुश रखेगा, अच्छा कमाता है और सुलझा हुआ लड़का है। उसकी बातों से तो यही लगता था कि तुम पर जान निछावर करता है। फिर ये भी तो देखो, नुमान के माँ बाप इस तरह तुम्हारे वारी सदके जाते हैं। जब भी घर चक्कर लगा जाती हो तो तुम्हें अपने पास से उठने भी नहीं देते। तुम एक बहुत खुशकिस्मत लड़की हो जो तुम्हें नुमान जैसा लड़का मिला है। मैं ये सब बातें सुनकर खुश हो जाया करती थी। मैं नुमान की सिर्फ तस्वीर ही देखती थी, दिल और जान से उस पर फिदा हो गई थी। वो दुबई में रहता है। सुनने में यही आया था कि वो दुबई में बहुत ही अच्छी जॉब करता है। मेरे पापा इस रिश्ते से राजी थे। मैंने भी हाँ भर दी थी और यूं मेरी शादी नुमान से हो गई थी। हम एक हफ्ता पाकिस्तान में ही रहे थे। नुमान मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता था, मेरी खूब आओ भगत किया करता था। मेरे उसके साथ बहुत अच्छा वक्त बीत रहा था। फिर नुमान वापस दुबई चला गया। उसके माँ बाप और छोटी बहन महक मेरा खूब दिल लगाया करते थे और 2 हफ्ते बाद ही मेरा भी वीजा आ गया था। यूं हम तीनों दुबई चले गए थे। नुमान हमें एयरपोर्ट लेने आया था। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। नुमान ने मुझे बताया कि उसने किस तरह गिन गिन कर दिन गुजारे थे। उसने मुझसे वादा किया था कि मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, मुझे दुबई की सैर कराएगा। हम दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। मैं घर का काम करने की कोशिश करती तो मेरी सास और ननद मेरा हाथ थाम कर मोहब्बत से कहती, आयशा भी आपकी ये दिन खेलने कूदने के दिन है, आप खुद पर जिम्मेदारियां मत डालो। मैं उनकी बातें सुनकर अंदर अंदर मुस्कुराने लग जाती थी। सबने ठीक ही तो कहा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसे लोग मिले हैं। मेरे बस 3 दिन में ही इस बात का अंदाजा लगाया कि मेरे ससुराल में दुनिया की हर ऐशो आराम मौजूद है। दुबई जैसे महंगे मुल्क में भी ये लोग जिंदगी के हर सुख जी रहे थे। रात हुई तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, हम दोनों डिनर पर जाएंगे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। नुमान ने मेरी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे ये जिंदगी बहुत हसीन लग रही थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था ये सब तो फर्जी है, ये तो सब दिखावा था, ये तो सुख का थोड़ा सा मजा है। उसके बाद आजमाइश के पहाड़ मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैं और नुमान घर वापस आ गए थे। फिर हम दोनों ने अपनी शादी की वीडियो देखी तो सारी रात हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, एक दूसरे की कंपनी में एंजॉय कर रहे थे। सुबह के वक्त मेरी आंख लग गई थी। मैं दोपहर के 2 बजे नींद से जागी तो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा शौहर और सास हॉल में ही बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे के तासुरात थोड़े से सख्त थे। मैं बोली, नुमान आप कब उठे? वो मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और उठकर मेरे पास आ गई। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे बहुत नाराज हो, और देखते ही देखते उसकी आवाज बहुत सख्त हो गई थी। उसने एकदम कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुझे तलाक देता हूँ। मैं अपना कसूर भी नहीं पूछ पाई थी। नुमान कहने लगा, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैंने शिकायत की निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा था। वो अपनी बेटी से कुछ ना बोली कि वो ऐसा कदम ना उठाए, मगर उसने भी मुझसे नजरें चुरा ली और मुझे इस तरह इग्नोर किया जैसे मैं कुछ थी ही नहीं। मैं तो बिल्कुल डर सी गई थी, मेरा पूरा बदन बेजान सा हो गया था। तब नुमान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया था। मैं फटी फटी आंखों से अपने मुंह पर बंद होते हुए दरवाजे को देखती रह गई थी। मेरे ख्वाबों का महल एक झटके से टूटकर बिखर गया था। मैं उधर बेघर हो गई थी। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था जहां मैं जा सकती थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। खुद को संभालने के लिए यूं ही सड़क पर चलती जा रही थी। जब मैं बहुत दूर पहुंच गई तो एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ आपको? यह आदमी मेरे साथ इंग्लिश में बातें कर रहा था। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने एक अरबी आदमी था। मैं तो पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश में बात करने में माहिर थी। मैंने उसे अपना मसला बता दिया था तो वो कहने लगा, दुबई में किसी को जानती हो या रहने के लिए तुम्हारे पास कोई ठिकाना है? मैंने नाम में सर हिलाया और बोली, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं तो खुद यहाँ 5 दिन पहले ही आई थी। शौहर के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा था, मगर न जाने उसे आज क्या हो गया कि उसने मुझे तलाक भी दे दी। अरबी आदमी कहने लगा, अच्छा अगर तुम मेरे घर चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, मगर घर में मेरी एक बीमार माँ है, तुम्हें उसकी खिदमत करनी होगी। मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा तो तुम अपने पैसों की टिकट खरीद कर वापस अपने वतन भी जा सकोगी। अरबी आदमी की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे प्यासे को एक घूंट पानी मिल गया हो। मैंने उस अरबी को कहा, मुझे ये ऑफर बिल्कुल कबूल है, और वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले गया। इसका घर बहुत ही बड़ा था। घर में रखी एक एक चीज से ये पता चल रहा था
कि वो बहुत ही अमीर आदमी है। मैंने उससे कहा कि आपकी माँ कहाँ है। उसके चेहरे पर बहुत ही उदासी और दर्द था। उसने मुझे सोफे पर बैठने को कहा था और बोला, दरअसल मेरी मम्मी 2 हफ्ते से अस्पताल में है, कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी वो घर वापस आ जाएंगी। मेरे मम्मी की हालत के बारे में अस्पताल में ही नर्स लेने का इरादा किया था, मगर नर्स रखना इतना आसान नहीं है। तुम्हें इस टाइम पैसे और ठिकाने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। मैंने वैसे भी सुन रखा है कि पाकिस्तानी लड़कियां घर के कामों में बहुत माहिर होती हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है। वो बोला, मेरी माँ को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उस अरबी की बात सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैं बोली, मैं इस घर में अकेली आपके साथ नहीं रह सकती। वो अरबी कहने लगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अपनी माँ के आने से पहले सब कुछ निपटा लेना चाहता हूँ। आज मैं सारा दिन बिजी रहूंगा, घर का चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। किचन में दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ था, कुछ चाहिए तो तुम पका कर खा लेना। मैंने ना में सर हिला दिया तो वो भी घर से निकल गया था। मुझे अभी तक इस बात की परेशानी थी, क्या मैंने इस तरह अजनबी आदमी के घर में रुक कर ठीक किया या गलत। मैं भी क्या करती, मेरी मजबूरी थी, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी, अल्लाह मुझे किसी बड़ी मुसीबत में ना डालो और मुझ पर अपना करम बनाए रखना। ये तो खुदा का मुझ पर करम हुआ था कि वो अरबी दोबारा घर नहीं आया था। वो अगली सुबह ही लौट कर आया था, साथ उसके व्हील चेयर पर उसकी माँ भी थी। उस अरबी की माँ ने मुझे देखते ही चेहरे पर कपड़ा डाल लिया था। शायद वो अपना चेहरा मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे पर्दा क्यों किया था, या फिर हमेशा ही पर्दा किया करती थी, इस बात ने मुझे कुछ परेशान कर दिया था। खैर, मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो बीमार औरत है, शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि अरबी आदमी की बात सच साबित हो गई थी, उसकी माँ सच में बीमार थी। उस अरबी ने मेरे साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं किया था। अरबी अपनी मम्मी को कमरे में छोड़ आया और मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। मैं छोटा सा था जब मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, तब से मम्मी ने मेरे बाप का भी किरदार निभाया और अब मैं माँ को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उनका साथ दूंगा। तुम ये ना समझना कि मैंने अपनी मम्मी की सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। दरअसल तुम्हें सिर्फ 8 घंटे ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तुम सुबह उठ जाना 10 बजे, शाम 4 बजे तक उनका ख्याल रखोगी। उसके बाद घर आया करूंगा और सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मैं उस अरबी की बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने अरबी की माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मुझे इस काम में बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं होती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी बस इतनी सी होती थी कि मैंने खाना ले जाकर कमरे में रख देना होता था। जबकि अरबी की माँ मुझसे पर्दा करती थी, इसलिए मेरे हाथ से खाना भी नहीं खा सकती थी। वो मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया करती थी। आधे घंटे बाद मैं खुद ही दरवाजे पर दस्तक देकर बर्तन उठा लिया करती थी। मैं उनको दवाइयाँ भी ऐसे ही दिया करती थी। मालकिन की जिम्मेदारी तो मुझ पर ज्यादा नहीं थी, बस घर के कामों में ही सारा दिन मसरूफ रहती थी। सफाई, झाड़ू पोंछा मेरी जिम्मेदारी थी और खाना बनाना भी मेरा ही काम था। मैं खुद को दिमागी तौर पर अपने आप को मसरूफ रखने लगी थी, मगर मेरे लिए ये नामुमकिन था। रह रहकर मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। मैं किचन में काम करते हुए रोती चली जाती थी। मुझे मेरे माँ बाप बहुत याद आया करते थे। मैं मम्मी की गोद में सर रखकर रोना चाहती थी, उनसे ये सब कहना चाहती थी कि मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया, वो भी वजह बताए बगैर। उसने मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाया और मुझे यहाँ बेघर कर दिया था। मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। उस टाइम उस आदमी ने मुझे सहारा दिया था। अगर ये भी मुझे ना मिलता तो मेरा क्या होता, न जाने मैं कैसे लोगों के हाथ लग जाती। मुझे मालूम नहीं था कब मेरी जिंदगी में वो दिन आना था जब मैं अपने माँ बाप से मिल पाती। तब तक तो मुझे इंतजार करना था। मैं अपनी माँ को फोन करके ये सारी परेशानी बताना चाहती थी। अगर मम्मी को पता चल जाता मैं इस वक्त किस तरह दुबई में फंसी हुई हूँ, तो उनकी रातों को नींद उड़ जाती। मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी। एक दिन बहुत दिल उदास था, सोचा कि अपनी सहेली के नंबर पर बात करती हूँ, उससे कहती हूँ। जब मैंने अरबी के घर के सेल से सहेली का नंबर मिलाया तो पता चला कि वो तो फोन खराब था। मैं बहुत उदास हो गई थी। तब मेरे दिमाग में चौकीदार का ख्याल आया था। मैंने सोचा कि उसके मोबाइल से घर पर बात कर लेती हूँ। मैं चौकीदार के पास गई और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी बात समझाने के काबिल हुई थी। मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, मैं अपने घर बात करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने साफ साफ मना कर दिया था और बोला, मेरे मोबाइल में लोड नहीं है। मैं बहुत मायूस हुई थी, मगर मैं आज हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। आज मैं किसी भी तरह अपने मेहरबान से बात करके दिल पर जमा गुबार हल्का करना चाहती थी। मैंने चौकीदार से कहा कि तुम मुझे किसी पीसीओ का पता बता दो, मैं खुद ही बाहर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो हंस दिया और बोला, नामुमकिन है। मुझे मालिक ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है कि मैं आपको घर से जाने ना दूं। आप ना तो किसी को फोन पर कॉल कर सकती हो और ना ही बाहर जा सकती हो। ये बात सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया था। क्या उस अरबी ने मुझे अपने घर में कैद कर लिया था? मैं तो ये सब सोचकर ही थर थर कांपने लगी थी। यहाँ से घर वापस जाने
जाना मेरे लिए ख्वाब था, क्या मैं यहाँ पर परदेश में ही मर जाऊंगी। अब मुझे उस अरबी का बेसब्री से इंतजार था। मैं उससे दो टोक बात करना चाहती थी। शाम को जब वो अरबी आया, मैं बहुत गुस्से में बोली कि मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ, बस एक नौकरानी हूँ जो अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने का हक रखती हूँ। फोन पर अपने घर वालों से बातचीत कर सकती हूँ। तुमने क्या सोचा मुझ पर इस तरह पाबंदियां लगाओगे तो मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा। आज तुम्हारे चौकीदार से मालूम हुआ है कि तुमने मुझे अपने घर में नजर बंद किया हुआ है। मेरी बात सुनकर उस अरबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम दुबई में बिल्कुल अनजान हो, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कैसे कैसे इंसान और भेड़िए की शक्ल में घूमते रहते हैं। तुम अगर गलत हाथों में चली गई तो उम्र भर तुम्हारा सुराग भी नहीं मिल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि एक परदेसी मेरे वतन में ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके, इसलिए मैंने अपने चौकीदार से कह दिया था कि तुम्हें कहीं भी आने जाने ना दिया जाए। रही बात फोन पर बात करने की, तुम अपने माँ बाप से बात करके क्या कहोगी? ये कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है, मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं है और अब मैं एक अरबी के घर में नौकर का काम कर रही हूँ ताकि वहाँ आने के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूं। मैं जब अपनी माँ का दुख समझ सकता हूँ तो किसी और की माँ का क्यों नहीं? क्या यही अच्छा नहीं कि तुम महीने की तनख्वाह लेकर अपने मुल्क वापस चली जाओ? वहाँ जाकर अपने घर वालों से कह देना। मुझे अरबी की बातें अच्छी लगी थी। मैंने मुस्कुराकर उससे माफी मांगी और बोली, माफ करना, तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मुझे अपने ही शौहर से इस तरह का दुख मिला था कि मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करती। अरबी कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया था। मुझे यहाँ काम करते हुए अब थोड़े ही दिन हुए थे। अभी भी बहुत कठिन टाइम मुझे यहाँ गुजारना पड़ रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस मेहरबान अरबी की माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो दूसरों का इस तरह एहसास रखता है, खुदा उसे अपनी आजमाइश से बचाए। मेरी इस घर में रूटीन बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मैं सारा दिन घर के काम करती और फिर अरबी की माँ के कमरे में चली जाती थी। मैं उनके पास खाना वगैरह रखकर बाहर निकल जाती थी। आज जब मैं खाने के बर्तन उठाने गई तो मुझे ट्रे में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आया था। मैं उसको उठाने लगी तो अरबी की माँ ने जल्दी से मुझे कहा कि तुम कमरे से निकल जाओ। मैंने जल्दी से उनकी बात मानी और उनके कमरे से बाहर आ गई थी। किचन में आकर बर्तन रख दिया और कागज उठाया। ये देखकर तो जान ही निकल गई कि उस कागज पर उर्दू में लिखा हुआ था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस तरह जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। मैं तो गुमसुम सी हाथ में कागज पकड़कर खड़ी की खड़ी रह गई थी। क्या अरबी की माँ पाकिस्तानी थी? चलो मैंने मान लिया कि उनको उर्दू भी आती थी, तो फिर वो मुझसे इस कदर नफरत क्यों कर रही थी? मैंने तो यहाँ आकर उनका घर संभाल लिया था। उनकी भी कितनी हद तक ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती थी क्या वो उर्दू जानती है, इसलिए मैं उनके कमरे में दोबारा चली गई। मैंने जैसे ही उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी थी। उसने मुझे जाने का इशारा कर दिया था। मैं एक बार फिर से कमरे से बाहर आ गई थी। न जाने क्या बात थी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं अजीब दुराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। 4 बजे जब मैं अपने कमरे में आ गई थी तो उस आदमी ने मुझे अपने कमरे के पीछे बने सर्वेंट रूम में एक कमरा रहने को दिया था। सुबह से 4 शाम बजे तक तो मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता था, मगर उससे आगे एक एक मिनट गिन गिन कर गुजारती थी। टाइम तो जैसे थम सा गया था। पाकिस्तान की याद आने लगी थी। ख्वाबों का ख्याल बहुत बेचैन कर रहा था। न जाने मेरे पीछे क्या कुछ हो गया था। उधर सब कैसे थे? मेरी मम्मी ने न जाने कितनी बार मेरे ससुराल वालों को फोन किया होगा, मेरे हाल चाल पूछे होंगे। पता नहीं उन्होंने आगे से मम्मी को क्या कह दिया होगा, उन्हें क्या बताया होगा कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है, फोन पर बात क्यों नहीं करती। मैं यही सब सोच रही थी जब मेरे कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोल दिया तो सामने अरबी खड़ा था। कहने लगा, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें तंग कर दिया। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उस अरबी ने नसीम नाम कहकर किसी को बुलाया था। तभी मेरे सामने एक पक्की सी उम्र की अरबी औरत आ गई थी। ये तो बहुत ही खूबसूरत थी। अरबी आदमी कहने लगा कि मेरी मम्मी की देखभाल के लिए इन्हें काम पर रख लिया है, तुम बस मेरे घर को देखोगी और सफाई सुथराई तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो अरबी कहने लगा कि अब तुम्हारी ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है कि तुम्हें रात के वक्त मेरी माँ के साथ ही सोना पड़ेगा। मैंने उस पर भी कोई एतराज नहीं किया था। अरबी चला गया था। अगले दिन मैं काम पर गई तो नसीम ने मुझे मालकिन के कमरे में भी जाने नहीं दिया था। मैंने उससे बताया कि मैं तो बस मालकिन की तबीयत के बारे में पूछना चाहती हूँ। नसीम ने ना में सर हिला दिया और कहने लगी कि इस चीज की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और सोने का टाइम हो गया है। तो नसीम ने खुद ही मुझे मालकिन के कमरे में जाने को कह दिया था। वहाँ फर्श पर 2 बिस्तर लगे हुए थे जबकि मालकिन अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। नसीम ने मुझे इशारे से समझाया कि हम दोनों मालकिन के साथ ही सोया करेंगे। रात के वक्त उनकी हालत बिगड़ जाती है और मुझसे उन्हें अकेला संभाला नहीं जाता। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरी जान सर्वेंट के कमरे से छूट गई थी, क्योंकि वहाँ मुझे अकेलापन बड़ा सताता था। रात काटना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाती थी। पहली रात तो मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। सुबह सोकर उठी तो नसीम कहने लगी, जाकर नहा लो। मैं बहुत हैरान हुई थी। वजह पूछी
खामोशी तो कहने लगी कि हम मालकिन के कमरे में सोए थे, न जाने कितने जरासीम होंगे, इसलिए जरूरी है कि हम दोनों नहा लें। मैंने नसीम की बात मानकर नहाने चली गई थी और फिर घर के कामों में मसरूफ हो चुकी थी। मेरे लिए बात काफी हैरान कर देने वाली थी। नसीम तो मालकिन के कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी, जबकि वो एक पल भी मुझे इस कमरे में बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं मालकिन से बात करना चाहती थी, उनसे इसकी वजह पूछना चाहती थी, आखिर उन्हें उर्दू कैसे आती है और फिर वो मुझसे इस तरह नफरत क्यों करती है और क्यों मुझे अपने घर से निकाल देना चाहती हैं। अभी तक ये एक राज ही था। मुझे लगता था ये मेरा महीना यूं ही खत्म हो जाएगा और मैं अरबी मालिक से पैसे लेकर वतन वापस चली जाऊंगी, मगर निकाहपोश मालकिन का राज मालूम नहीं कर पाऊंगी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरा शक भी बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात मैं शक के हाथों इस तरह मजबूर हो गई कि मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी। मैं करवटें बदलती रह गई थी, मगर नींद तो मुझ पर मेहरबान नहीं हो रही थी। मैंने नसीम की तरफ देखा तो वो बड़े मजे से खराटे ले रही थी। एकदम से उठकर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो मालकिन का चेहरा देख लेती हूँ। मैं दबे पांव चलती हुई मालकिन के सरहाने जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटा दिया था, फिर तो जैसे जमीन आसमान आपस में टकरा कर रह गए थे। ये मेरे लिए कोई अजनबी चेहरा नहीं था, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो भी नींद से जाग चुकी थी। कमरे में हल्की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। हम दोनों की नजरें मिल गई थी। मैं सवाल करना चाहती थी मगर उसने मुझे रोक दिया और जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी। अब मामला पहले से ज्यादा उलझ गया था। ये यहाँ कैसे पहुंची थी? ये तो मेरी ननद महक थी। भला एक अरबी के घर में क्या काम था? जहाँ तक मुझे मालूम है मेरी ननद कुंवारी थी, इतने दिनों से अपने घर से गायब थी, तो क्या उसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं थी? फिर ये भी बात अजीब थी कि मुझसे अरबी मालिक ने झूठ क्यों बोला था? उसने मेरी ननद के बारे में क्यों कहा था कि वो उसकी माँ है? यकीनन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। इस बात का मुझे पक्का यकीन हो चुका था कि मेरी ननद इस टाइम किसी परेशानी में है, इसको कोई खतरा है। अब सोचने की बात यह थी कि क्या मुझे उस आदमी की बहन की फिक्र करने की जरूरत थी या नहीं। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। दिल तो चाहता था कि अपनी जान बचाकर भाग जाऊं। ये इंसानियत का सबसे गंदा तरीका था। मेरे साथ बुरा तो मेरे शौहर ने किया था, उसकी सजा भला मैं अपनी नंद को कैसे दे सकती थी? मैंने सोच लिया था मुझे अपनी नंद के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। मैंने अपने सर्वेंट रूम में जाकर खत लिखा और उससे पूछा कि मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किस तरह की कोई मदद चाहिए क्या? अब ये मसला, ये खत उस तक पहुँचाना था। उसका हल भी मैंने निकाल लिया था। नसीम को बहाने से किचन में बुलाकर मैं खुद बाहर निकल गई थी। मैंने उस चीज का फायदा उठाया और उसके पास खत छोड़ आई थी। फिर शाम के वक्त मैंने फिर से बहाना बनाया और नसीम से कहा कि मालकिन के कमरे से बर्तन उठाने जा रही हूँ। महक ने मुझे देखा तो एक कागज बर्तनों के ट्रे में रख दिया था। बर्तन मैंने किचन में रख दिया और खुद बाथरूम में जाकर उसका खत पढ़ा। उसने लिखा था, मुझे मदद की जरूरत है, भाभी पुलिस को हर हाल में खबर देनी है। नीचे महक ने दुबई पुलिस का नंबर लिखा हुआ था। मैं अब उसके बीच में पड़ गई थी, किस तरह से फोन करूं पुलिस को, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। उसी वक्त मेरी नजर नसीम पर पड़ी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ये औरत जो अरबी ने मेरे पहरे के लिए रखी गई थी वही अनजाने में मेरे काम आ रही थी। जैसे ही वो महक के कमरे में गई मैंने उसका मोबाइल उठाया और पुलिस को सारी बात बता दी थी। पुलिस ने मुझे कुछ चीजें बताई थी और कहा था कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में अरबी भी घर आ गया था। मैं भागती हुई उसके पास आई और बोली कि हमारे गेस्ट रूम में सांप आ गया है। अरबी बहुत घबरा गया और नसीम जल्दी से गेस्ट रूम में चली गई थी। जैसे ही वो कमरे में गई मैंने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया था। ऐसा करने को मुझे पुलिस ने कहा था ताकि वो अरबी हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अरबी गुस्से से बोल रहा था। वो दरवाजे को इस तरह से पीट रहा था, मुझे यही लग रहा था कि वो अरबी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगा। फिर इतनी देर में पुलिस आ गई थी। चौकीदार को तो उन्होंने पहले ही पकड़ लिया था। फिर अरबी और नसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मुझे और महक को बयान देने के लिए साथ ले गए थे। उधर जाकर महक ने बताया कि वो और अरबी लड़का आपस में मोहब्बत करते थे। ये मेरा रिश्ता लेकर घर आया मगर भाई ने मना कर दिया। फिर भाई की शादी हो गई और वो अपनी बीवी को लेकर दुबई आ गया। हर टाइम अपनी बीवी में ही बिजी रहता था, इसलिए मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत को पाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं घर से भाग गई थी। उस अरबी ने मुझे पहले एक दिन अपने दोस्त के घर रखा, अपने घर ले गया और कहा तुम्हें बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो मोहल्ले वाले पुलिस को बुलवा लेंगे। मैंने एक काम वाली का भी इंतजाम कर लिया है, तुम इसके सामने थोड़ा रोज बुढ़िया बनने का नाटक कर लेना। अरबी ने मुझे उसके सामने चेहरा ढकने के लिए दबाव डाला था। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि नौकर के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी सामने खड़ी है। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को पता चले कि मैं यहाँ हूँ और मुझे घर साथ ले जाए, क्योंकि मैं तो अभी भी अरबी से मोहब्बत करती थी। मगर एक दिन जब फोन पर वो किसी के साथ बात कर रहा था मैंने सुन लिया कि उसने तो मेरा और भाभी का सौदा कर दिया है और हम दोनों को दूसरे मुल्क भेज देना चाहता है। मैं तो वहाँ फंसी हुई थी, इसलिए भाभी को वहाँ से भगा देना चाहती थी। पुलिस ने मेरी माँ और भाई को भी थाने में बुलवा लिया था। मेरी सास कहने लगी मुझे माफ कर देना बेटी, तुम्हें तलाक मेरी वजह
से हुई है। जब तेरी ननद घर से भाग गई तो मैंने तुम्हारे शौहर से कह दिया कि तुम्हारी बीवी इस सब में मिली हुई थी, उसने ही तुम्हारी बहन को घर से भगा दिया है। इसी गुस्से में उसने तुम्हें तलाक दे दी और मुझे आज मालूम हुआ कि तुमने ही मेरी बेटी को बचाया है। तो मुझे माफ कर दो, मेरी सास ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। माफ करना इतना आसान तो नहीं था। पुलिस ने अरबी के घर पर छापा मार कर अरबी को पकड़ लिया था। मुझे वतन भेज दिया गया। मेरी लूटी पुटी हालत देखकर मेरे माँ बाप बहुत गम में पड़ गए, मगर मेरे पास उनको देने के लिए तसल्ली का एक लफ्ज भी नहीं था। किसी के गुनाह की सजा मुझे मिल गई थी। आगे की दुनिया में अंधेर ही नजर आ रहा था।